नमस्कार। आज हम इनकम टैक्स के एक काफ़ी उलझे हुए पहलू पर बात करेंगे, खासतौर पर उन भारतीय नागरिकों के लिए जो भारत से बाहर रहते हैं, वहीं कमाते हैं। हाँ, ये बहुत लोगों के लिए एक जरूरी सवाल है। जैसे सोचिए कोई कनाडा में काम कर रहा है, सैलरी भी वहीं मिल रही है। लेकिन वो पैसा भेज रहे हैं भारत में अपने एनआरई अकाउंट में। हम्म। तो क्या उन्हें भारत में इनकम टैक्स रिटर्न मतलब आईटीआर फाइल करना पड़ेगा? हाँ, और यही कंफ्यूजन होता है। हम्म। हमारे पास जो जानकारी है वो एक केस स्टडी से इसे समझाती है। मेन बात यह है कि पहले हमें उनका रेजिडेंशियल स्टेटस देखना होता है भारत के हिसाब से। ओके। फिर ये कि उनकी विदेशी कमाई पर यहाँ टैक्स लगेगा या नहीं, और आखिर में? कि आईटीआर भरना है या छूट है। ठीक है, तो इस केस स्टडी को ही देखते हैं। नाम लेते हैं राहुल। हाँ, राहुल। एक भारतीय नागरिक हैं, पिछले करीब 1.5 साल से कनाडा में हैं। ठीक है। अब मान लीजिए वित्त वर्ष 2024-25 में उन्होंने कनाडा में कमाए कोई 24 लाख रुपए, और ये पैसा सीधा उनके एनआरई खाते में आया, और वो उस पूरे साल भारत सिर्फ 30 दिन के लिए आए थे। सिर्फ 30 दिन? हाँ, तो बड़ा सवाल वही क्या, राहुल को भारत में आईटीआर फाइल करना जरूरी है? तो देखिए, सबसे पहला स्टेप है राहुल का रेजिडेंशियल स्टेटस तय करना। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 6 इसके लिए कुछ शर्तें बताता है। हाँ, वो 182 दिन वाली शर्त। बिल्कुल। पहली मुख्य शर्त है कि क्या वो व्यक्ति उस वित्त वर्ष में 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहा। राहुल तो सिर्फ 30 दिन रहे, तो ये तो लागू नहीं हुई। सही कहा। फिर दूसरी शर्त है, क्या वो उस साल में 60 दिन या ज्यादा भारत में रहे और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहें। राहुल तो 60 दिन भी नहीं रहे इस साल, तो मतलब दूसरी शर्त का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो 60 दिन वाली पहली कंडीशन ही पूरी नहीं करते तो पिछले 4 साल देखने की जरूरत ही नहीं। अच्छा। तो क्योंकि दोनों ही मुख्य शर्तें पूरी नहीं हुई, राहुल का स्टेटस वित्त वर्ष 2024-25 के लिए साफ तौर पर नॉन रेसिडेंट यानी एनआरआई होगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया, राहुल एनआरआई हैं। अब आते हैं उनकी सैलरी पर। 24 लाख रुपए कनाडा में कमाए, पर आए एनआरई अकाउंट में जो भारत में है। तो क्या इस पर टैक्स लगेगा? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, ये कंफ्यूजन होता है कई बार, लेकिन नियम यहाँ काफी स्पष्ट हैं। इस कनाडाई सैलरी पर भारत में टैक्स नहीं लगेगा। नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से आय भारत में टैक्सेबल तब होती है जब वो या तो भारत में कमाई जाए मतलब एक्रू हो, या फिर भारत में रिसीव हो मतलब पहली बार सीधे भारत में मिले। अच्छा। राहुल की सैलरी ना तो भारत में कमाई गई, वो कनाडा में कमाई गई, और न ही वो सीधे भारत में मिली। वो पहले कनाडा में मिली, फिर एनआरई अकाउंट में आई। तो एनआरई अकाउंट में आना रिसीव होना नहीं माना जाएगा? नहीं, टैक्स नियमों के तहत विदेशी आय का एनआरआई खाते में आना भारत में रिसीव होना नहीं माना जाता। ये विदेशी सोर्स की इनकम है जिस पर भारत में टैक्स छूट है। अरे वाह, ये तो बड़ी राहत की बात है कई लोगों के लिए। तो मतलब टैक्स तो जीरो देना है, तो फिर आईटीआर भरने का झंझट क्यों? मतलब जब टैक्स ही नहीं देना तो रिटर्न क्यों फाइल करें? हाँ, यहीं पर ज्यादातर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। टैक्स भले ही शून्य हो, लेकिन अब नियम बदल गए हैं। सरकार अब चाहती है कि एनआरआईज भी अपनी विदेशी आय और संपत्ति का खुलासा करें, ट्रांसपेरेंसी के लिए। ओह अच्छा, मतलब टैक्स लायबिलिटी नहीं है, फिर भी डिस्क्लोजर जरूरी है? बिल्कुल। इसलिए राहुल को आईटीआर फाइल करना होगा, और उनके केस में ये होगा आईटीआर 2 फॉर्म। आईटीआर 2, ओके। और इसमें ये 24 लाख रुपए कहाँ दिखाएंगे वो? उन्हें ये सैलरी आईटीआर 2 फॉर्म में एक खास सेक्शन होता है, शेड्यूल एफएसआई यानी फॉरेन सोर्स इनकम, उसमें दिखानी होगी। शेड्यूल एफएसआई, ठीक है। और एक और जरूरी बात, अगर राहुल ने इस 24 लाख की कमाई पर कनाडा में कोई टैक्स चुकाया है, हाँ, हो सकता है वहां टैक्स लगा हो। तो वो भारत और कनाडा के बीच जो टैक्स संधि है डीटीए, उसके तहत भारत में टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 91 के अंदर। अच्छा, डबल टैक्सेशन से बचने के लिए? हाँ बिल्कुल, इसके लिए उन्हें शेड्यूल टीआर यानी टैक्स रिलीफ भी भरना होगा आईटीआर 2 में। ओके, तो आईटीआर 2, शेड्यूल एफएसआई और शेड्यूल टीआर, ये याद रखना होगा। अच्छा, एक और चीज जो दिमाग में आती है, ये आरएनओआर स्टेटस क्या होता है? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। क्या राहुल आरएनओआर हो सकते हैं? ये भी एक बहुत कॉमन सवाल है। देखिए, आरएनओआर बनने के लिए पहली और सबसे जरूरी शर्त यह है कि व्यक्ति पहले रेजिडेंट होना चाहिए। अच्छा, पहले रेजिडेंट बनना जरूरी है। हाँ, जैसा हमने अभी देखा, राहुल तो 182 दिन या 60 दिन वाली शर्तें पूरी ना करने की वजह से नॉन रेजिडेंट है। हाँ, वो तो एनआरआई है। तो जब वो रेजिडेंट ही नहीं है तो वो आरएनओआर कैसे हो सकते हैं? उनका स्टेटस सीधा नॉन रेजिडेंट है, आरएनओआर नहीं। समझ गई। आरएनओआर वाली कैटेगरी अलग है, वो तब आती है जब कोई पहले रेजिडेंट बन जाए,
फिर कुछ और शर्तें देखी जाती हैं। बिल्कुल सही। तो अगर हम राहुल के केस को संक्षेप में देखें, वो एनआरआई हैं, उनकी कनाडाई सैलरी एनआरई अकाउंट में आई तो वो भारत में टैक्सेबल नहीं है। सही। लेकिन सिर्फ जानकारी देने के लिए उन्हें ITR 2 फाइल करना होगा, हाँ। जिसमें स्केड्यूल FSI में विदेशी आय दिखानी होगी और जरूरत पड़े तो स्केड्यूल TR में टैक्स रिलीफ क्लेम करना होगा। एकदम सही। निचोड़ यही है, नियमों का पालन करना जरूरी है, भले ही आपकी टैक्स देनदारी शून्य हो। इससे मतलब भविष्य में कोई सवाल जवाब ना हो, सब कुछ साफ रहे। बिल्कुल, कंप्लाइंट रहना हमेशा बेहतर होता है। ये तो हुई विदेशी सैलरी और एनआरई खाते की बात। पर अब सोचते हुए एक सवाल और आ रहा है मन में। हाँ। बदल जाएगी, क्योंकि तब तो उनकी भारत में भी टैक्सेबल इनकम होगी। हाँ, तब स्थिति थोड़ी और जटिल हो जाएगी। उनकी ग्लोबल इनकम नहीं, पर भारतीय इनकम पर टैक्स लगेगा और फाइलिंग भी अलग तरह से होगी। इस पर शायद हम आगे बात कर सकते हैं। हाँ जरूर, ये एक अच्छा पॉइंट है आगे सोचने के लिए। Like, comment, and subscribe.